आगे बढ़े, कंपनी से एडवांटेज बताओ। मैं लिख के दिया था 9 to 12 मार्क्स। ओए शांति, 15 to 20%, 15 से 20, 9 से 12 मार्क, कम से कम 9 आएगा ना, करेक्ट। आगे बढ़े, लिखा क्या उधर, कंपनीज एक्ट 2013। ओके, क्या हो गया, तुमको समझना मेनली क्या है, हाँ क्या, कि हमको बेसिक्स ऑफ कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझना है। सेक्शन तुमको बहुत सारे एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारे सेक्शन ऐसे एप्लीकेबल डायरेक्टली नहीं है, तुमको बस बेस ऑफ कंपनी दैट दिया है कि व्हाट इज अ कंपनी वगैरह, ज्यादातर उस पर फोकस है। एमओए, एओए, अल्ट्रा वायरस वो सब हम लोग करने वाले हैं। लेट्स गो अहेड बच्चों, चलेगा। यस शांति, व्हाट आर द लीगल एंटिटीज पॉसिबल, अगर बिजनेस करना है तो बच्चों क्या क्या लीगल एंटिटीज पॉसिबल है। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एचयूएफ। आगे तो आई थिंक वो सब बीसीके में था, नहीं रहेगा तो भी छोड़ो, आगे बोलो। कंपनी, करेंट, क्या, हाँ वो कंपनी के तुम्हारे बेसिकली टाइप्स आएंगे, तुमको बिजनेस करना है तो सोसाइटी भी हो सकती है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी करते बिजनेस, मतलब ठीक है उसका प्रॉफिट मोटिव ज्यादा नहीं रहता है बट करते तो है, एसोसिएशन वगैरह हो चुका। सो दीज आर ऑल योर लीगल एंटिटीज। कर लिया, मैंने क्या बोला, प्रोप्राइटरशिप, मिला कि नहीं आपको, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो एचयूएफ वगैरह और कंपनी। सो व्हाई डू वी प्रेफर कंपनी, क्योंकि इंटरमीडिएट में भी यही क्वेश्चन में पूछता हूँ स्टार्टिंग में, व्हाई कंपनी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स कंपेयर टू अदर लीगल एंटिटीज। लिमिटेड लायबिलिटी किसकी, ओनर की। प्रोप्राइटरशिप का अगर लिमिटेड लायबिलिटी है या नहीं, प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है तो क्या हो सकता है, तो अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो होता क्या है, मतलब इंपैक्ट क्या है उसका, लॉसेस, बिजनेस लॉस हुए तो उसके पर्सनल एसेट निकल सकते हैं, इट कैन बी अटैच्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, इट कैन बी अटैच्ड, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकती है, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड हिज ओन पर्सनल प्रॉपर्टी। क्लियर। कंपनी में ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, कंपनी में अलग होगा, ओनली बिकॉज कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। करेक्ट लिया, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ या फिर नेचुरली है कुछ नहीं, सो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो मरेगी भी कैसी कंपनी, बाय लॉ ओनली। समझ रहे हो यहाँ तक, यस चलिए आगे बढ़े अपन। तो क्या क्या कवर करना है, फीचर्स अपने को देखने उसके। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल ससेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बच्चों क्या, उसका अलग से अस्तित्व है या नहीं है, अलग से अस्तित्व है। उसके एसेट्स ओनर के एसेट्स होंगे नहीं, वो खुद के कंपनी के ही एसेट्स है, कंपनी के लायबिलिटीज है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी एंटर्ड बाय द कंपनी ओनली, यू कैन स्यू द कंपनी, कंपनी कैन स्यू। तो जो भी अगर बच्चों कंपनी के नाम से होगा, कंपनी है पेपर पे, कंपनी है पेपर पे, पर हम मानते हैं उसको हाँ कि इट इज अ सेपरेट पर्सन। करेक्ट लियो। कैन अ कंपनी बी कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन, it cannot be considered as a citizen, but it is a legal person। हाँ, वो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन तो है। परपेचुअल सक्सेशन, मैं आई थिंक टाइम वाली मनी में भी पूछ रहा था, परपेचुअल के टाइम। परपेचुअल का मीनिंग, परपेचुअल कंटिन्यूटी, अनलिमिटेड, अनडाइंग, चलता रहता है। परपेचुअल का मीनिंग बोला मैंने, परपेचुअल कंटिन्यूअस सक्सेशन। सक्सेशन नॉर्मल मीनिंग, सक्सेशन, सक्सेस, फेलियर, सक्सेशन बोला, सक्सेस नहीं, सक्सेशन है वो। मतलब बच्चों तुम्हारी प्रॉपर्टी, जायदाद आगे के लोगों को देना, आगे लोगों मतलब मर जाने के बाद वो तुम्हारे बच्चों आगे के लोगों को जाएगा, बच्चे बाल बच्चे के पास जाएगा, बीवी के पास जाएगा, हस्बैंड के पास जाएगा, जो भी रहेगा, बट बेसिकली उत्तराधिकारी तुम कह सकते हो। सक्सेशन, इट विल बी सक्सेस्ड बाय द, और यू कैन से सक्सीडेड बाय द नेक्स्ट इन किन, बोलते हैं अपन नेक्स्ट इन किन, KIN, या फिर लीगल तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनके पास गया तो उनको बच्चों परपेचुअली ये जाता रहेगा प्रॉपर्टी, किसका, कंपनी के। भले ओनर रहो नहीं रहो, कंपनी तो बच्चों चलती ही रहेगी। करेक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी समझा। अब कंपनी को ओनर और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग अलग है, सेम ही है, अलग अलग है। सो ओनर्स अलग और मैनेजमेंट अलग। करेक्ट लिया।
ओनर्स को बच्चों हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, मेंबर्स। ओनर्स को हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं बच्चों, मेंबर्स। समझा? मेंबर्स। और तुम्हारा मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट में कौन होता है तुम्हारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर लिया? चलो ठीक है। प्रोमोटर जनरली बच्चों कौन होंगे? प्रोमोटर्स, मैनेजमेंट या ओनर्स? व्हाट डू यू थिंक? मैनेजमेंट। अच्छा चलो ठीक है, वो भी छोड़ दो। प्रोमोटर का डेफिनेशन कुछ है? अच्छा ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमोटर? छोड़ो। हु फाइंड द कंपनी, हु फॉर्म्स द कंपनी, हु स्टार्ट्स विद द कैपिटल वगैरह सब लाने का, कंपनी सेटअप करने का, ये कुछ ना कुछ है ना, प्रमोटर। अगर बच्चों कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, उसने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ एडवाइस दिया, कुछ सजेशन दिया और बोर्ड ने वो माना, तो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर लॉयर प्रमोटर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उन्हें आइडिया। अच्छा, तो उनको बहुत सारी चीजें समझनी है। ठीक है। प्रोमोटर से बच्चों ने कंपनी शुरू किया तो वो कंपनी में कुछ ना कुछ शेयर होल्डिंग रखेंगे, तो वो ओनर बनते ही बनते हैं। ओके ठीक है यश। सी प्रोमोटर्स का दो मीनिंग है। एक तुम्हारा प्रैक्टिकल मीनिंग है जो तुम समझते हो, जो अकाउंट्स में करते हो। ओके, दे आर फाइंडर और फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। उनके दिमाग में आइडिया आया कंपनी चालू करने का, कैपिटल लाने का, कंपनी का पूरा प्रोसेस ऑपरेशन कौन करता है? प्रमोटर। ये प्रैक्टिकल मीनिंग हो गया। टेक्निकल मीनिंग या फिर उसका डेफिनेशन अलग है। ओके, जिसका नाम आता है इन द एनुअल रिटर्न एज अ प्रोमोटर, उसको प्रोमोटर माना जाता है। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? एनुअल रिटर्न में। अब एनुअल रिटर्न मतलब क्या? साल में एक बार कंपनी को अपने खुद के डिटेल्स भेजने पड़ेंगे एमसीए को। एमसीए मतलब आरओसी को भेजने पड़ेंगे, उसको एक साल में एक बार बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। एक कुछ ना कुछ हमने डॉक्यूमेंट भेजा है, उसमें एक जगह रहेगी प्रोमोटर करके, तो प्रोमोटर के वहां पे अपने जिसका नाम लिखा, ही विल बी ट्रीटेड एज प्रोमोटर। समझ रहे हो? प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट समझ? प्रोस्पेक्टस नहीं समझता मुंह पे बोला, मेरे को टाइम नहीं अभी। प्रोस्पेक्टस समझता है? नहीं समझता। तुम्हारे पास कभी स्कूल और कॉलेज का प्रोस्पेक्टस आया था? आईसीएआई का प्रोस्पेक्टस आया था? इट इज अ डिस्प्ले, इट इज अ मैगजीन, छोटा सा। इट इज एन एडवर्टाइजमेंट, छोटू सा एडवर्टाइजमेंट है। हमारी इंस्टीट्यूट ऐसी, हमारी इंस्टीट्यूट ऐसी, इतने लोग आए, इतने लोग गए, यहाँ यहाँ प्लेसमेंट हो। इट इज अ प्रोस्पेक्टस, मतलब इट इज एन एडवर्टाइजमेंट का छोटा सा मटेरियल मान लो। तो कंपनी को जब पब्लिक से पैसा रेज करना है तो इशू करती है प्रोस्पेक्टस। तुमने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो किया है, तो जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है ना, इट एडवर्टाइजेस इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो डॉक्यूमेंट बनते आए एडवर्टाइजमेंट का, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट। ओके, बट जो सब डिटेल्स देंगे कंपनी पब्लिक को, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो पब्लिक के पास गया, पब्लिक को कंपनी के बारे में पढ़ा, उनको ठीक ठाक लगा, फिर दे विल अप्लाई। फिर तुम सब अकाउंटिंग वगैरह करते हो, पैसा आया, रिफंड हुआ, अलॉटमेंट, ये वो टाइम पास। तो जो डॉक्यूमेंट दिया पब्लिक को, दैट इज प्रोस्पेक्टस। समझा? और प्रोस्पेक्टस में भी एक फिर से जगह रहेगी प्रोमोटर के लिए, जिसका नाम वहां पे प्रोमोटर में लिखा गया है, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज प्रोमोटर। ये पता सभी को, तो जिसका नाम एनुअल रिटर्न में है या फिर प्रोस्पेक्टस में है। तीसरा, अब ध्यान देना, ऐसा कोई बंदा जिसका बच्चों कंपनी में कोई पोजीशन ही नहीं है, ना ही मेंबर है, ना ही डायरेक्टर है, ना ही मेंबर है, ओनर नहीं है और डायरेक्टर भी नहीं है, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी सुनते हैं। ओके, जनरली तुम्हारे छोटे छोटे घर के बिजनेस रहेंगे, फैमिली बिजनेस, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, फैमिली बिजनेस, उसमें तुम्हारा कर्ता होते हैं, सीनियर लोग रहते हैं, मान लो उनको कुछ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं है, और सीनियरिटी है, तो अपन सुनते हैं उनके, या फिर एक्सपर्ट भी रहेंगे उनके फील्ड में, तो अपन उनको एज ए एक्सपर्ट बोला, हाँ भाई आप हो, तो हम आपको सुनेंगे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट सुनेंगे, भले उनका बच्चों कोई शेयर होल्डिंग भी नहीं या फिर डायरेक्टरशिप भी नहीं है। तो फिर से उसका टेक्निकल मीनिंग आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी सुनते हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, उसको लिखा गया है कि द पर्सन or whose direction मतलब instruction the board of directors are accustomed to, accustomed मतलब habit, board of directors को जिनकी habit है या फिर वो हमेशा सुनते हैं ऐसे बंदों की, ऐसे बंदों को भी माना जाएगा एज प्रोमोटर। बच्चों इवन उसके पास शेयर नहीं है या फिर डायरेक्टर्स भी नहीं है वो, तो भी, तो बोर्ड जिनकी सुनते हैं उसको भी माना जाएगा एज प्रोमोटर। हाउएवर उसमें प्रोविजन है, उसमें एक्सेप्शन डाल के रखा है कि जो बंदा एडवाइस दे रहा है बोर्ड को और बोर्ड सुन रही है, एडवाइस दे रहा है बोर्ड को और बोर्ड सुन रही है, बट उसने एडवाइस दिया है इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो वो वाले बंदे को हम प्रोमोटर नहीं मानेंगे। तो जैसे अपन ने बोला अभी, तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, लॉयर, बैंकर वगैरह होंगे, वो कुछ ना कुछ एडवाइस देंगे बोर्ड को, बोर्ड सुनेगी उनकी, तो ये लोग बच्चों अपने आप क्या प्रोमोटर ही बन गए कंपनी के, बिकॉज दे आर गिविंग द एडवाइस इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब क्या? उनका काम ही है वो, उनको फीस मिलने वाला भाई। समझा कि नहीं? समझे? तो जिनका नाम एनुअल रिटर्न में है
दूसरा प्रोस्पेक्टस में है जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुनते हैं। हाउएवर अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहे हो तो आप प्रमोटर नहीं माने जाओगे। कुछ पर है थोड़ा सा। यस टिलियो ओके प्रोस्पेक्टस समझा ठीक है। देन वी कम टू लिमिटेड लायबिलिटी। जो भी है बच्चों कंपनी का ही है, तुम्हारा कुछ ओनर का अभी कुछ असेट्स जाएगा नहीं जाएगा, तो कंपनी का जितने असेट्स वहां तक का तुम बच्चों लायबिलिटी पे ऑफ कर सकते हो, बाकी का गया डूब गया। लायबिलिटी इज मोर देन असेट्स। अगर कंपनी की बच्चों लायबिलिटी इज मोर देन असेट्स तो क्या होगा, तो कंपनी तो डूबेगी डूबेगी, है कि ना, है कि नहीं। और हमारे पास जितने असेट्स अवेलेबल उसको क्या करेंगे, हम बेच डालेंगे और पैसा देंगे हम लायबिलिटी वालों को, मतलब जिसको हमको ड्यू है, और सबको नहीं दे पाएंगे ना। व्हाई, बिकॉज़ लायबिलिटी इज मोर देन असेट ना, हम प्रोपोर्शनल देंगे, एक ऑर्डर या फिर सीक्वेंस के हिसाब से देंगे। तुम्हारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए, फिर अनसिक्योर्ड हो गए, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस पे कर दे पहले अपना, फिर आगे जाकर कुछ बच्चा कुचा प्रेफरेंस वालों को, फिर इक्विटी वालों को मिला तो मिला, वरना गया। सिंपल है ना, लायबिलिटी इज मोर देन एसेट। बच्चों किसी न किसी को नुकसान होने वाला है ना, किसी न किसी को तो पैसा नहीं मिलने वाला। आई गेटिंग माय पॉइंट। चलो ठीक है, बोले यहाँ पे बाहर वालों को नुकसान है, कंपनी को नुकसान नहीं है, एटलीस्ट पर्सनल नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है ओनर का। एंड AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, आर्टिफिशियल मतलब क्या, नेचुरल है क्या, वो हाथ है पैर है दोस्त है रिलेटिव्स है फादर मदर है बच्चा है, उसको हो सकता है होल्डिंग कंपनी मानेंगे अपन, सब्सिडरी मानेंगे अपन, गर्लफ्रेंड को एसोसिएट मानेंगे अपन, वो सब हो सकता है कि नहीं, वो सब हो सकता है, बट वो सब आर्टिफिशियल, नेचुरल कुछ नहीं बच्चों, इसलिए ना जुडिशियल मतलब लीगल अस्तित्व है। क्लियर एवरीबॉडी? थोड़ा आगे बढ़े फिर अपन। अब कॉर्पोरेट व्हील थियरी में होगा क्या, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, तो पर्दा रखना, पर्दा उठाने का नहीं, तो पर्दा रखना इज व्हाट, कॉर्पोरेट व्हील। व्हील का मतलब समझते हैं क्या, हाँ ऐसा है ना, वो क्रिश्चियन की शादी में होता है ऐसा, वो पर्दा, हाँ ठीक है, घूंघट, ठीक है घूंघट, ठीक है घूंघट रखना, दैट इज कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, तो कंपनी इज अ लीगल सेपरेट पर्सन, ओनर्स अलग है। तो हम जब तक दोनों को जुदा रखेंगे, अब मानेंगे भी ऐसा कि दोनों अलग अलग है, दैट इज कीपिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। पर्दा रखना, दोनों अलग अलग है मतलब है, ओनर अलग, मुझे मतलब ओनर जो भी है वो लीगल एंटिटी, लीगल पर्सन है कि नहीं, वो ओनर्स मेंबर्स है ना, वो अलग लोग है, और कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे, हम रखेंगे हाँ दैट इज कॉर्पोरेट व्हील। पर्दा उठाएंगे भी हम लोग, पर्दा उठाएंगे भी हम लोग कुछ कुछ चीजों में, क्यों, अरे कुछ कुछ चीजों में क्यों, कि हम कहेंगे कि पर्दा उठा तो उसका मीनिंग क्या होगा, कंपनी और मेंबर्स एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो कंपनी कांड कर रही है एक्चुअली मेंबर्स ही कांड कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो जब हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे, मतलब हेल्प करने की मेंबर्स को, तो उनको दूर दूर रखेंगे कि जो भी कांड हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी होगा कंपनी ने किया, मेंबर्स का नहीं है। बट कुछ कुछ एक्सेप्शन उसमें आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कंपनी यहाँ पे गलत नहीं है, मेंबर्स गलत है, तो मेंबर्स को अगर पनिश करना चाहते तो हमको पर्दा उठाना पड़ेगा, दोनों को एक ही माना जाएगा कि कंपनी और मेंबर्स एक ही है, समझा। सो मेन पॉइंट है कि कंपनी एंड मेंबर्स आर डिफरेंट, ओके, कंपनी डिफरेंट फ्रॉम हिज मेंबर्स, दैट इज कीपिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। और जब कुछ इशू हो जाएगा कुछ एक्सेशन में, हम क्या कहेंगे, दोनों सेम है, सो व्हील कैन बी लिफ्टेड टू डिसरिगार्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा, कंपनी मेंबर्स एक ही माने जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन में देखेंगे कुछ ज्यादा खास नहीं तुम्हारा इसमें, तुमको कुछ कुछ फॉर्म्स भरने हैं और उसी को अप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। ओके, तो उसमें तुम्हारा MOA AOA हम उसमें सब आएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 4 सेक्शन 5 वगैरह सब आएगा उसमें तुम्हारा, ठीक है। व्हाट इज MOA AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। MOA क्या होता है, हेड होता है और AOA उसका सब पार्ट होता है, मतलब MOA पूरा बताता है और AOA उसको कैसे करना है वो बताता है, इंटरनल अफेयर्स के बारे में होते हैं AOA में, हाँ करेक्ट है। सो MOA गिव्स यू अ बेसिक फ्रेमवर्क, मैंने क्या बोला, कंपनी, रुको मैं बोलता हूँ, बेसिक फ्रेमवर्क। इंडिया बच्चों, इंडिया में अपने पास कुछ है, मतलब क्या है, तानाशाही है अपने पास, क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसी है, किसने बोला पर, कैसे, अरे किसने बोला पर, लीगली स्पीकिंग किसने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट आया किधर से, हाँ अब तुम्हारा दिमाग चला,
कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई अपने पास पुलिस है, आर्मी है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट्स है, चीफ मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब किसने बताया? ये सब किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। तो जो उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब क्या? पूरा सिस्टम, पूरा उसका स्केलेटन है ना, पूरा डिजाइन किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने कंट्री के लिए। सिमिलरली कंपनी का डिजाइन, कंपनी में क्या है क्या नहीं है, किधर है, कौन है, वो सब बच्चों कौन बताएगा? एमओए। तो बेसिकली आइडेंटिफाई करना। अब तुम्हारे बारे में बात करो, नाम है, मिडिल नेम है, सरनेम है, मेल है, एज है, क्वालिफिकेशन है, ये सब आइडेंटिफाई किया ना तुम्हारे फीचर्स कैरेक्टर्स के बारे में। तो बच्चों फीचर्स और कैरेक्टर्स जो है कंपनी को कौन आइडेंटिफाई करेगा? एमओए। उसमें क्या क्या आता है, गिव यू थोड़ा सा हिंट। नाम आएगा, पता होना चाहिए ऑब्वियसली, करेक्ट। कौन से स्टेट में आएगा ये पता होना चाहिए अपने को, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या काम करते हो ये पता होना चाहिए अपने को कंपनी का। तो दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, समझ रहे हैं? कितना पैसा है कंपनी के पास, शेयर कैपिटल, लायबिलिटी तुम्हारी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, ये पता होना चाहिए अपने को, है कि नहीं? देन किसने कंपनी बनाई, तो हमको एमओए को साइन भी करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन, है कि नहीं? और अगर ओपीसी रहा तो ओपीसी इज 1%। तो 1% कंपनी रहा और उसमें एमओए में अपने को लिखना पड़ता है बच्चों की मेंबर का नॉमिनी कौन रहेगा, ये सब चीजें आएंगी एमओए में। क्या क्या बोला मैंने एमओए में? क्या क्या आएगा? नाम, लोकेशन, तो लोकेशन के लिए स्टेट, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल, लायबिलिटी, नहीं और एक बोला वो साइनर, सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलते हैं उसको, जिन्होंने साइन किया, सिग्नेचर, सो दैट इज सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ओके। हाँ मतलब वही सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आएगा वो, और लास्ट में तुम्हारा ओपीसी का नॉमिनी, समझा क्या? ये तुम्हारा फ्रेमवर्क है कंपनी का। फ्रेमवर्क किसने दिया? एमओए ने बताया, ठीक है। एओए कैसे कैसे क्या क्या एग्जीक्यूट करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि तुमको ये करना, तुमको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, वो करना तो वो प्रोसेस करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, सुना कभी ओआर एसआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सी कंपनी में जो भी डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन के लिए हमको मीटिंग लेना पड़ेगा, मीटिंग में हम लोग वोटिंग लेंगे, तो वोटिंग तो मतलब एक बंदे का हाँ बोला, बाकी के लोग ना बोलेंगे तो फिर भी पास करेंगे क्या? तो देयर हैज टू बी सम मेजॉरिटी ना। तो वन इज कॉल्ड ए सिंपल मेजॉरिटी, अनदर इज कॉल्ड ए स्पेशल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी वाला रहा तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और स्पेशल मेजॉरिटी रहा तो अपन कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, ओके। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% के ऊपर लोगों ने हाँ बोला है, और स्पेशल मतलब 3/4 75% एटलीस्ट, कम से कम 70% लोगों ने हाँ बोला, तब जाके मैटर्स पास होंगे। तो सब बेसिकली होता है। तो सब चीजें तुमको कहाँ पे दी गई है? एओए में। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी कहाँ पे डिस्कस होता है? एओए में। एग्जीक्यूट कैसे करना है? बेसिक फ्रेमवर्क एमओए, एग्जीक्यूशन एओए। क्लियर? एग्जीक्यूशन समझते हैं ना, उसको लगाना काम पे। शेयर कैपिटल शेयर तुमको समझते हो बच्चों, तुम अकाउंटिंग में करती हो। शेयर कैपिटल तुम्हारा प्रेफरेंस इक्विटी, और कोई टेंशन उसमें तुम्हारा क्या? नॉमिनल, ऑथोराइज्ड, हाँ या ना, इशूड, तुमने पब्लिक को दिया, हाँ या ना, सब्सक्राइब भी आना चाहिए था। देन कॉल्ड अप, तुमने कितना कॉल किया और एक्चुअल में कितना पैसा मिला, दैट इज पेड अप। क्लियर? शेयर्स तुम्हारे दो टाइप, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में बहुत सारे टाइप्स है क्या? प्रेफरेंस में बहुत सारे टाइप्स है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि सब टाइप्स, मतलब क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल एंड ऑल ऑफ दैट, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तुमको इसमें नहीं है शायद, पता नहीं, इसमें नहीं रहेगा, अकाउंट्स में नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर्स में कुछ टाइप्स है क्या? दो टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर और एक डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है तुम्हारे सिलेबस में, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है। इक्विटी के दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर जो तुम करते हो, जो तुमको पता है शायद अब तक, उसको अपन बोलते हैं क्लासिक। क्लासिक मतलब क्या? नॉर्मल, पुराना वाला, दैट इज क्लासिक इक्विटी शेयर। दूसरा हो गया डीवीआर, है आगे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला इक्विटी शेयर्स, समझा? वो भी हमको देखना है। एमओए बच्चों आगे तुम्हारे डिफाइंस ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ द कंपनी, ओके। ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, एंड कंपनी नॉट टू गो बियॉन्ड द स्कोप डिफाइंड। जो भी लिखा गया है एमओए के आगे बच्चों, एमओए के बाहर वो कंपनी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकती है। क्लियर लियो? सेक्शनल कंपनीज कभी सुना? सेक्शनल कंपनी, कंपनीज विद और कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, है कि नहीं? तो उनके ऑब्जेक्ट बच्चों कहाँ पे डिफाइन रहेंगे? एमओए में रहेंगे। वो कर सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटी, प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या? एक्सेस मिलेगा, इट विल बी एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, वो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे अपन उसको, है ना? डिविडेंड स्कोप ही नहीं आएगा फिर उसमें।
सरप्लस आएगा, करेक्ट, ठीक है। और एओ बच्चों रूल्स रेगुलेशंस और बाय लॉज, तुम्हारे बच्चों सोसाइटी के भी बाय लॉज होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। एंड कंपनी हैज पावर टू अल्टर इट्स एओए थ्रू एसआर, हम उसको देख लेंगे। बेसिकली तो एमओए एओए चेंज कर सकते हो। अब एमओए बच्चों तुम्हारा पहला क्लॉज था ना, नेम क्लॉज, कंपनी नाम चेंज कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है, तो हम एमओए अमेंड करेंगे। कंपनी अपने बच्चों ऑफिस बदल सकती है कि नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस, तो स्टेट बदल गया मान लो, अगर स्टेट बदल रहे तो वो हम लोग वहां पे अमेंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? ऑथराइज कैपिटल बदल अपने को बढ़ाना है तो तुम्हारा कैपिटल का क्लॉज अमेंड होगा, अमेंड समझ ना, चेंज होगा, तो वो सब तुम्हारा होगा। चेक करो ना बच्चों, इक्विटी में तुम्हारा विद यूनिफॉर्म राइट्स और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यूनिफॉर्म का मतलब वो क्लासिक था, क्लासिक मतलब पुराना जुना, यूनिफॉर्म सेम, यूनिफॉर्मिटी सेम। ऑनलाइन समझा गया यश? 3 जन रहेंगे, स्वप्निल नितिन ऑल ओके, ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़े। चलो ध्यान दो, ये सब टाइम पास है इधर इंट्रोडक्शन में। 1956 था, 2013 आया, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। 470 टोटल तुम्हारे सेक्शंस है, चलेगा। उसको अलग पूरे एक्ट को बच्चों अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 29 चैप्टर्स में। सीए इंटर में तुमको उसको 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर, हाँ फर्स्ट 10 चैप्टर्स, इतना टफ नहीं है, बट टेंशन मत लो। अभी थोड़ा सा दिखे रखा है बट हल्का हल्का सा, तुमको प्रॉपरली नहीं दिया है, यहाँ वहां से कर सकते, हाँ प्रॉपर आता है, प्रॉपर, यस। नहीं तुमको मतलब यहाँ पे तुमको ऑर्गेनाइज नहीं है लॉ तुम्हारा, इधर उधर से कुछ कंसेप्ट देके रखे, और ऐसे तुमको फिर से इंटर में ज्यादा नहीं है, ओके। बाकी के भी लॉस बहुत सारे। आगे बढ़े बच्चों अपन, हाँ एंड 7 शेड्यूल्स, ओके। एक्ट है, एक्ट के अंदर 29 चैप्टर्स है, तो 29 चैप्टर्स मिला के 470 सेक्शंस है, ओके। और उसके बाद उसके अलावा शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स क्या होता है माधव, एनीबॉडी? नहीं, प्रोविजन तो सेक्शन में आया। तुमने शेड्यूल 3 सुना है कभी? शेड्यूल 3 सबसेक्शन ए असं काहीतरी ऐकले सर। Forms and formats given in the act. Forms and formats given in the act. Act अलग होता है, रूल्स अलग होता है, इतना पता है क्या? पक्का? हाँ, तो सीनियर कौन होता है, एक्ट या रूल्स? एक्ट इज सीनियर। रूल्स का पर्पस क्या होता है? गवर्न, गवर्न रेगुलेट करवा के लेना, कैसे करना है रूल्स बताता है, क्या करना है एक्ट बताता है, समझ रहे हो कि नहीं? जस्ट लाइक एमओए एओए, कंपनी के लिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट एमओए ने बताया, कैसे करना एओए ने बताया, तो एक्ट के लिए, लॉ के लिए बच्चों क्या अलाउड है क्या नहीं एक्ट ने बताया, उसको करना कैसे है बच्चों, हेल्प कौन करता है, रूल्स। तो शेड्यूल बच्चों कहाँ पे, एक्ट में है रूल्स में है? एक्ट में ही है। एक्ट कौन पास करवाता है? पार्लियामेंट। रूल्स के लिए बच्चों तुम उसको आउटसोर्स कर सकते हो, रूल्स के लिए तुम उसको पावर किसी और को दे सकते हो। मतलब मान लो बच्चों पार्लियामेंट ने पावर दिया एमसीए को, एमसीए पता है ना, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो अपने कंपनीज के लिए पूरा मैनेज करती है मिनिस्ट्री, उनको बोला कि आप रूल्स संभालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। और जो एक्ट है वो पार्लियामेंट के पास है। व्हाट इज मोर टफ टू चेंज, एक्ट या फिर रूल्स? पार्लियामेंट को बैठना पड़ता है, उनको 3-3 4-4 महीने पहले उनको एडवांस बोलना पड़ता है हमको चेंज करना करके, तो टफ है। इसलिए कुछ कुछ चीजें जो उनको हमारे अथॉरिटी के बिना चेंज नहीं होनी चाहिए, वो एक्ट में उन्होंने डाल के रखी है, समझ रहे हो। हमारे अथॉरिटी के बिना, हमारे मतलब कौन, पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बिना चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको एक्ट में डाल के रखा है। इसलिए बच्चों शेड्यूल्स भी एक्ट में होते हैं, कि बिना हमसे पूछे आप चेंज नहीं कर सकते बच्चों। तुम्हारी कंपनीज के फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट, शेड्यूल 3 नलायको, कंपनीज के फाइनेंशियल्स का फॉर्मेट, शेड्यूल 3। हर कंपनी अलग अलग फॉर्मेट बनाएगी क्या? तो एवरी कंपनी का सेम फॉर्मेट होना चाहिए। कहाँ पे दिया? इसलिए एक्ट में, रूल्स में भी नहीं है, किधर है? एक्ट में, समझा? अब और एक तुमको बोल, दैट इज योर शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 ओके ऑफ द एक्ट गिव्स यू फॉर्मेट ऑफ एमओए एओए। एमओए एओए का भी फॉर्मेट होता है रेडीमेड, देखना तुमको ये सब इंटर में आता है, एज इट इज।
मध्ये शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 आणि शेड्यूल 3 बद्दल सांगितलं होतं ना कोई याद नहीं ते नोट्स मध्ये नोट्स में क्या नोट्स मध्ये बोलता हूँ ना बैरेट तो मिलता है ना ये देख कंपनी नेट बैरेट ठीक है मैं पढ़ा तो मतलब बैरेट से पढ़ा तो कैन यू सी दिस एट दिख रहा है चैप्टर 1 चैप्टर 2 एवरी ऑल एट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स मैंने तुमको बोला इंटर में तुम्हारे 10 चैप्टर है फिलहाल सी अभी तुमको ये नाम तूने सुना है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सुना है मेमोरेंडम आर्टिकल सुना है पर प्रॉपर सेक्शन तुमको फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं दिया है तुमको सेक्शन एट कंपनी पता है 8 में देखो कंपनी में 4 ऑब्जेक्ट्स तुमको पता है बट प्रॉब्लली तुमको सीक्वेंस वाइज नहीं दिया है फाउंडेशन के लेवल पे ठीक है उसके आगे का तुमको फिर ज्यादा नहीं दिया तुमको सिलेबस में कुछ भी नहीं है ठीक है आई वाज टेलिंग यू अबाउट प्रॉस्पेक्टस याद आया भाई कुछ कंपनी को अगर भीख मांगना पब्लिक से तो बच्चों का एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट क्या है वो प्रॉस्पेक्टस ठीक है तुमको शेयर कैपिटल के बारे में पता थोड़ा थोड़ा सा कि काइंड ऑफ शेयर कैपिटल कौन से होते हैं इक्विटी प्रेफरेंस हो गया एंड ऑल हो गया थोड़ा थोड़ा पता है डिटेल में जो प्रॉपर लॉ है वो यहाँ पे ठीक है क्लियर डिटेल आगे बढ़े अपन ओके तो तुम्हारे से बहुत सारे चैप्टर से कितना 420 तुम्हारे सेक्शंस चेक करो 470 हाँ हाँ 470 यस एवरीबॉडी तो यहाँ पे खत्म हो गया अपने को उससे लेना देना नहीं फिलहाल एक्ट सेक्शंस खत्म होने के बाद दिस इज पार्ट ऑफ द एक्ट देयर आर 7 शेड्यूल्स देखा हाँ बच्चों को देखते हैं फिर अपन तुम्हारे यहाँ पे एक्ट है ना ये एओए का है ठीक है यहाँ पे तुम्हारे बच्चों 470 सेक्शंस खत्म हो गए दिख रहा है स्क्रीन पे एक्ट खत्म ठीक है उसके आगे क्या एक्ट के आगे शेड्यूल 1 ठीक है सी सेक्शंस 4 and 5 एमओए एओए एक्चुअली ठीक है 4 तुम्हारा एमओए है 5 एओए शेड्यूल 1 टेबल ए फॉर्मेट है यहाँ पे तुमको मैंने क्या लिख के दिया अभी फॉर्म्स एंड फॉर्मेट गिवन इन द एक्ट शेड्यूल्स आर व्हाट फॉर्म्स एंड फॉर्मेट एमओए का शेड्यूल है जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास एग्जांपल के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ओके तो उसमें बच्चों कुछ तुमको दिख रहा है फर्स्ट यहाँ पे ब्रैकेट बॉक्स में सॉरी मैंने बॉक्स दिया वहां पे दैट इज फर्स्ट क्लॉज लेट अस से द नेम ऑफ द कंपनी तो बच्चों क्लॉज को क्या कहेंगे हम लोग नेम क्लॉज समझ रहे कि नहीं समझ रहे है ना देन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ सिटीविटी नहीं स्टेट दैट इज अ स्टेट क्लॉज मान लो उसको डोमिसाइल क्लॉज नहीं बोलते डोमिसाइल वो अलग बात है ठीक है देन ऑब्जेक्ट क्लॉज दिख रहा है द ऑब्जेक्ट टू बी परस्यूड बाय द कंपनी एंड सो उस पूरा लिस्ट आएगा मैटर्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब और हमको क्या क्या काम करना है उसके लिए मेन काम के लिए और क्या क्या काम करना है वो फर्दरेंस वाला बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज करेक्ट बाद में लाइब्रेरी बच्चों मेंबर्स की लिमिटेड है या नहीं है या लिमिटेड बाय शेयर्स या क्या है दैट इज लाइब्रेरी क्लॉज शेयर कैपिटल बच्चों अपना ऑथराइज कितना है डिवाइडेड हाउ मेनी शेयर्स एंड सो कैपिटल क्लॉज जे पर है कि नहीं देन अब देखो 6th क्लॉज तुमको थोड़ा समझेगा या नहीं समझेगा पता नहीं वी द सेवरल पर्संस हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर सब्सक्राइब्ड आर डेजोरियस मतलब हमारी इच्छा है ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी बच्चों जब हम एमओए कर रहे हैं लिख रहे हैं एट दैट मोमेंट कंपनी जिंदा है या नहीं है नहीं तुम बना रहे हो अपने पास रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं था जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था है ना इट इज वर्क इन प्रोग्रेस करेक्ट है एमओए एओए बनने के बाद लिखने के बाद साइन वाइन करने के बाद हमने आरओसी को सबमिट किया एमओए एओए ले भाई हमको कंपनी बनानी है आरओसी ने देखा डॉक्यूमेंट्स ओके लगा तब उसने अप्रूवल दिया तब वो तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया उस दिन कंपनी जिंदा हुई समझा क्या कंपनी जिंदा तो ये कौन सा काम चल रहा है बनाने का काम चल रहा है समझे कंपनी बनी नहीं है बट नाम वहां बाकी की चीजें नाम वहां फिक्स हो चुका है पहले से ठीक है यस क्लियर तो इन्होंने बच्चों क्या बोला ध्यान दो आगे ध्यान दो कि हमारी इच्छा है कि कंपनी बने है ना एज पर द एमओए एंड वी रिस्पेक्टिवली अग्री मतलब हम हर एक जन अग्री करते हैं कि हम एटलीस्ट एक शेयर तो लेंगे कंपनी का दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन क्लॉज बेसिकली साइन करने वाले तुम्हारे फाउंडर्स ही कंपनी के जबकि तुम्हारी भाषा में प्रोमोटर है समझ रहे हो अब उनका सबसे पहले उसका बच्चों क्या डिटेल्स चाहिए ए बी सी डी ऑफ मर्चेंट ये छोड़ो मर्चेंट छोड़ो ए कंपनी बी कंपनी या फिर मिस्टर ए मिस्टर बी वो लोग है ठीक है वो नाम है वो हाँ नाम है वो कुछ भी देके रखते थे छोड़ो नाम है वो ठीक ए बी सी इन्होंने साइन वगैरह किया नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय ईच सब्सक्राइबर मतलब जो बच्चों एमओए साइन करता है गुड
सिग्नेचर उसका भाई साहब का जो ले रहा है शेयर या फिर जो साइन कर रहा है, और ये साइन करते वक्त एक विटनेस का भी साइन चाहिए, विटनेस। प्रत्येक माणसाचं वेगळं witness. कसं नहीं सेम भी चलता चलता, ठीक है। सिग्नेचर, नेम्स एंड एड्रेसेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ विटनेसेस, मेरे सामने। गुड क्वेश्चन। साइन बिफोर में मतलब मेरे सामने, witness चे समोर सांगितलं. हाँ। बिफोर में मतलब मेरे पहले नहीं, नहीं बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिफोर मी मींस इन फ्रंट ऑफ मी। विटनेस का मीनिंग, तुम नोटरी के पास जाते हो तो नोटरी स्टैम्प मारता है, साइन बिफोर मी, मेरे सामने साइन किया है। दैट इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग। जेपा, ठीक है। लड़के बच्चों एम ओ है, कोर्ट मॅरेज सारखं. हाँ करेक्ट, विटनेस। एंड देन ये तुम्हारा बच्चों किसके लिए होगा? ओनली फॉर 1% कंपनी होगा। 7th तुम्हारा क्लॉज किसके लिए? 1% कंपनी। कौन सा क्लॉज होता है बच्चों कि अगर मैं मर गया तो कंपनी कौन संभालेगा? नॉमिनी क्लॉज। समझा? बाद में क्या तुम्हारे सब? हाँ नहीं 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 नहीं, सर हे पूर्ण साठी 8 वाला. उसका है वो जो भाई ने बोला कि हाँ मैं नॉमिनी चलेगा करके। ओके, मग पहिलं त्यांनी सांगितलं का माझी हाँ हाँ हाँ, देखो ना, I whose name and address is given below am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares. अब ऊपर का सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है वो उसको उस ओपीसी को एप्लीकेबल नहीं होगा ना, तो रिप्लेस हो गया वो। इतने सारे लोग हैं कि अभी ओपीसी में है, एक ही बंदा है, तो बेसिकली क्लॉज नंबर 6 इज रिप्लेस विद क्लॉज नंबर 7 फॉर ओपीसी। मैं हूं, मैं कंपनी बना रहा हूं और मैं सब शेयर्स ले लूंगा। इट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज फॉर ओपीसी। जेपा के नहीं, और 8 बच्चों नॉमिनी के लिए, मतलब वैसे देखा जाए तो। समझा क्या? सर ओपीसी ला पण लिमिटेड लायबिलिटी असते. हाँ हाँ, वो अभी तो कंपनी फॉर्म करने का पर्पस वही है। ओके, तो ये बंदा shall be nominee in the event of death of the sole member. There is nomination clause for OPC. देखा? क्लियर? तो उसके और फॉर्मेट से अब इसमें जाने की जरूरत नहीं है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, है ना? तो कंपनी विद शेयर कैपिटल, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, उसके फॉर्मेट्स, अपने को उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अपन क्या देख सकते हैं, ध्यान देना। हाँ, विदाउट लायबिलिटी, पता नहीं कर दे कुछ लोग, लाइब्रेरी लिमिटेड नहीं है, ले लो पर्सनल, वही तो वो कॉमन 99 पॉइंट ऑप्शन देखे रखा है, ऑप्शन देखे रखा है। पण एवढा नसतील ना सर. नहीं 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 नहीं, 99.99 तुम्हारे रेगुलर वाले लिमिटेड नहीं आता है। चुकून एखादी असेल म्हणजे खाली कंपनी में फॉर्म होना है, थोड़े बहुत राइट्स चेक करो, हाँ कॉर्पोरेट में फॉर्म होना है तो जरा एओए देखो, अगला टेबल अभी भी हम लोग बच्चों शेड्यूल 1 में ही है, टेबल एफ, एओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब बाकी यहाँ पे पूरा स्टोरी है तो अपन इसमें जाएंगे नहीं। ओके, शेयर कैपिटल कितना, वेरिएशन ऑफ राइट्स अगर करना है तो क्या तुमको करना पड़ेगा, लीन वगैरह, कॉल ऑन शेयर्स समझता रहेगा, आई होप सो, है ना? अमाउंट पेड नहीं है तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर एक बंदे को किसी और को देना है ना, नहीं ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक ओनर को किसी और को देना है शेयर्स, एक ओनर ऑफ शेयर्स को किसी और को देना है तो क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, है ना? अब देखो बच्चों, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मेन डिफरेंस क्या होता है शेयर्स के बारे में? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या फिर ओनरशिप ऑफ शेयर्स में मेन फर्क क्या है? ट्रांसफर हो जाता है व्हाट इज द वर्ड? फ्रीली। और प्राइवेट इसमें बाकियों की भी रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शन रहता है, मतलब बाकी का परमिशन चाहिए, परमिशन लगता है बाकी के मेंबर्स का। और द वर्ड यूज टेक्निकली बच्चों क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में ट्रांसफर कर सकते हो, हाँ, तो विद रेस्ट्रिक्शन। व्हाट इज द वर्ड? रेस्ट्रिक्शन। समझा कि नहीं? तो तुम्हारे इसमें आएगा एओए में, समझ रहे एवरीबॉडी? तो बहुत सारी चीजें हैं एओए में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। आप देने तो कॉर्पोरेट विल तो आपको देने का एग्जांपल मिलता ना. गाली नुसतं काय की कुठला तो हार्ट तो शेड्यूल 2 बच्चों, यूजफुल लाइफ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन, कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन करते हो और यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स करते हो ना, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कि हर एक असेट का, जस्ट ट्राई टू सी ओवर, बिल्डिंग के लिए कितना 60 साल लेके रखा है, 60 साल, रोड्स के लिए 10 साल, 5 साल एंड ऑल ऑफ दैट, तो कैटेगरी ऑफ असेट्स है यहाँ पे, तो उनका यूजफुल लाइफ दिया है, तो डेप्रिसिएशन शुड बी डन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। ऐसा रेट वगैरह दिया क्या? 10%, 15%, 20% दिया है क्या? लाइफ दिया है अभी, ठीक है? समझा बच्चों? तो कंपनी हैंडल दे के रखे ना लाइफ, तो उतना लाइफ तक तुमको उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए। और मान लो 1 लाख रुपए का असेट है, डिवाइड बाय 15 साल यहाँ पे दिया कंपनी सेट के साथ, तो फिर 1 लाख डिवाइड बाय 15,
दैट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर यू। एसेट कैसे चेंज करेंगे? नहीं रे बाबा, कंपनी में कैसे करेंगे? आप कंपनी एक्ट में तो यही फॉलो करना पड़ेगा ना। प्रोप्राइटर है, फर्म है तो नहीं, तो तुमको जो लगाने लगाओ प्रोप्राइटर फर्म के लिए। कंपनी से तो कंपनी का फॉलो करना पड़ेगा ना। तो गया स्क्रैप, खत्म, उसमें क्या। शेड्यूल 3 क्या है तुम्हारा? ये बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर डेलियो? अब यहाँ पे बाकी तुम्हारे रूल्स रेगुलेशंस है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। करते हो ऐसा? ध्यान दो। पार्ट 1 बैलेंस शीट, डू यू प्रिपेयर लाइक दिस? वर्टिकल फॉर्मेट कभी सुना क्या है? टी फॉर्मेट नहीं, पर वर्टिकल तो है, तुमको इसमें करना पड़ता है कंपनीज में। ओके, तुमको ऐसे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, नो डाउट अबाउट इट, है ना। असेट्स एंड लायबिलिटीज, यस, हाँ, यस, लायबिलिटीज एंड असेट्स, करेक्ट एवरीबॉडी। और तुम्हारे पीएनएल के भी बच्चे बाकी के वो लोग आइटम सब बताएंगे किधर क्या जाएगा वगैरह। ओके, डन। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बराबर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, सब तुम्हारे बच्चों। गुड, समझे अभी? कंपनी बोला तो कंपनीज एक्ट ना, तो कंपनीज एक्ट में अपने को सब देख के रखा है, सोर्सेस तो देख के रखा ना, किधर क्या क्या है। क्लियर हुआ? तो शेड्यूल में तुम्हारा एमओए का फॉर्मेट है, इसलिए मैंने बोला फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स गिवन इन द एक्ट। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट पीएनएल का स्टेटमेंट का तुम्हारा ये। आगे बढ़े, चलो, इंपॉर्टेंट एप्लीकेबिलिटी सेक्शन, सॉरी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज इन 2013, ये तुम्हारे बच्चों आता है एक्चुअली सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमीशन एप्लीकेशन, सेक्शन 1 एक्ट का एक्चुअली वो। ठीक है, किस किस के ऊपर बच्चों सेक्शन कंपनी एप्लीकेबल है? जो कंपनी नई बनी समझ रही हो, नए से बनाई, ओके, अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब अंडर कंपनी 2013, मतलब 2013 के आगे जो भी कंपनी बनी या फिर बनेंगे उसके ऊपर कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा, एज वेल एज अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब अगर मान लो तुम्हारा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, 1911-12 की कंपनी है वो, तो 1956 के भी पहले के लॉ के अंडर बनाई गई थी, क्या उसके ऊपर कंपनी 2013 एप्लीकेबल होगा? होगा। इसके आगे मतलब इसके पहले की जो भी कंपनीज है, वो कोई भी कंपनी लॉ, तभी जो जमाने का जो भी रहेगा कंपनी लॉ उसके अंदर क्रिएट की गई है, तो उनके ऊपर भी अभी क्या एप्लीकेबल होगा? 2013। क्लियर लिया? सो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर हो गया? देन यू कम टू सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ध्यान देना कौन से वाले? इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। यस टेलियो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इनके लिए अलग लॉ होता है, बिकॉज ये एक सेक्टर है, सेक्टर समझते हैं ना, काम है ये, तो उनके लिए अलग रूल्स, अलग रेगुलेशंस, अलग एक्ट, अलग रेगुलेटरी बॉडी होती है। रेगुलेटरी बॉडी समझते हैं? रेगुलेटरी बॉडी क्या समझता है? जो रेगुलेट करता है, जो ऑथराइज करता है, पावर देता है। जैसे मान लो कैपिटल मार्केट्स के लिए, तुम्हारा शेयर मार्केट के लिए कौन है? सेबी, करेक्ट। तो वो टाइप ऑफ काम के लिए, बिजनेस के लिए तुम्हारे पास एक रेगुलेटर है। इंश्योरेंस के लिए है IRDA, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके लिए अलग एक्ट भी है। बैंकिंग के लिए IBRA है, RBI है ना। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बच्चों उनका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक, तो ये बैंक है या कंपनी है? दोनों है, दोनों है ना। ICICI बैंक ये बैंक है, कंपनी है, या दोनों है? दोनों है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, मान लो कंपनी तो है, बट इनके पास RBI का लाइसेंस है बैंकिंग का काम करने का, इसलिए बैंक मानी जाती है। हाँ या ना बच्चों? अपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क, और अगर अपने पास प्रॉपर अथॉरिटी वगैरह अलाउड है तो अपन बैंक वगैरह मान गए। अगर कोई कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, मान लो LIC हो गया, LIC छोड़े फिर कोई भी तुमने अभी किया, तुम्हारा SBI लाइफ हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, तो कंपनी है, बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी है, बट बिजनेस इंश्योरेंस का कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर अप्रूव्ड बाय IRDAI। हाँ या ना? वो उनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल होता है, दैट्स व्हाई इट इज इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का कंपनी। उसमें प्राइवेट रहने दो या पब्लिक रहने दो, कुछ समझ रहा है? प्राइवेट रहने दो या फिर गवर्नमेंट का रहने दो। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों आजकल 99% में फिर भी कौन प्रोवाइड करता है अपने को? गवर्नमेंट ही दे रही है। तुम्हारी वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा कंपनी, महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट का इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो आता है ना अपने पास, MSEB, EB, वो उसके 2-4 पार्ट्स होते हैं, एटलीस्ट महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अभी तो बहुत सारे स्टेट में वैसा ही है,
कुछ कुछ जगह पे प्राइवेट कंपनी दे रही है, टाटा पावर होगी, अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, आई थिंक मुंबई में है ना शायद, कि तुम तो अभी तुम्हारे 2-4 कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, बट बेसिकली ये कंपनीज है एंड दे आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर सर्विसेज, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब उनके ऊपर वो भी